वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं मलाला's रेडिकल व्यूज ऑन मैरिज फॉर वोग इंटरव्यू। पाकिस्तानी इलाके सवात से ताल्लुक रखने वाली मलाला यूसुफजई ना सिर्फ नोबेल प्राइज विनर हैं बल्कि इसके अलावा और भी 40 से ज्यादा अवार्ड्स इन्होंने हासिल कर रखे हैं। ये कम उम्री में ही नोबेल प्राइज ले चुकी हैं और ये पाकिस्तान की एक आइकन है। इसको बहुत ज्यादा जो यंग जनरेशन है, खासतौर से लड़कियां हैं, वो इनको आइडियलाइज करती हैं, इनको फॉलो करती हैं। और जो बयान इन्होंने वोग इंटरव्यू में दे दिया है उसके ऊपर जितने भी लोग इस पूरी दुनिया के अंदर जी शऊर हैं, जो कि शऊर रखते हैं, वो जो जानते हैं कि इसके पीछे एजेंडा क्या है, वो इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं जो बयान इन्होंने दिया है। इन्होंने बयान ये दिया है कि मुझे नहीं पता कि लोग शादी क्यों करते हैं और इनका कहना था कि जी शादी के बगैर ही पार्टनरशिप के साथ क्यों नहीं रहा जा सकता, बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के। और इनका कहना था कि इनकी वालदा इनको कहती कि शादी तो तुम्हें जरूर करनी पड़ेगी और इनका कहने का मकसद ये था कि इनकी वालदा जो है वो शादी के लिए इनको उकसा रही हैं या इनके पीछे पड़ी हुई हैं, जबकि ये खुद शादी नहीं करना चाहती है। लिव इन रिलेशनशिप जिसको कहा जाता है उसमें बिलीव करती है, जिसको पार्टनरशिप का नाम इन्होंने यहां पर दिया है। लिव इन रिलेशनशिप कैसे गुनाह है, क्या है, ये सारी बातें हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मलाला यूसुफजई ने ये जो बातें की हैं इससे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि ये किन लोगों के इन्फ्लुएंस में है। इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि ये क्योंकि बाहर रहती है मुल्क से और दूसरे नंबर पे ये उन लोगों से मिलती है जो कि एजेंडास चलाते पूरी दुनिया में, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन ये चला रही है लड़कियों की तालीम के लिए, तो इसको उठना बैठना पड़ता है उन्हीं लोगों के साथ जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं। और ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं यही बेस थी इल्यूमिनाटी की, जिसके जरिए इल्यूमिनाटी जो है उसने पैसा जमा किया और अपने एजेंडास के ऊपर उन्होंने काम किया है। तो सेम वही जो पैटर्न है मलाला यूसुफजई लेकर चल रही है। और क्या एजेंडा है इसके पीछे, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश मैगजीन वोग के लिए जो इन्होंने फोटो शूट करवाया है उसमें हमें साफ सबूत नजर आ रहा है कि ये किन लोगों ने ये बात मलाला यूसुफजई के जहन में डाली है। आप देख सकते हैं कि मलाला यूसुफजई ने शलवार कमीज पहना हुआ रेड कलर का और दुपट्टा जो है वो ब्लू कलर का है। अगर आप नोट करें तो रेड एंड ब्लू कलर जो है ये दो लॉजेस होते हैं फ्री मेसनरी के, एक रेड लॉजेस होते हैं और एक ब्लू लॉजेस होते हैं। ब्लू लॉजेस जो है वो छोटी डिग्रीज के लिए होते हैं, जो कि 3 से 4 डिग्री तक आपको ब्लू लॉजेस में जाना पड़ता है जो फ्री मेसनरी करते हैं, और रेड वाले जो है वो हायर डिग्रीज के लिए रेड लॉजेस में जाते हैं। तो रेड एंड ब्लू फ्री मेसनरी के कलर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टीन वोग जो टीन एजर्स के लिए बनाया जाता है, आप नोट कर सकते हैं कि यहां पर जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है वो फिर से फ्री मेसनरी के मेन कलर्स हैं, गोल्डन एंड ब्लू, वही सेम कलर इन्होंने पहना हुआ है। और इसके अलावा आप ये टिम कुक के साथ जो इनका कवर है, आप इसको देखकर आप समझ ही जाएंगे, वन आई सिंबलिज्म है यहाँ पर। ये डिजिटल कवर बनाया गया था इनका अभी हाल ही में इसी महीने के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल कवर में दोनों की एक एक आंख दिखाई जा रही है जो कि वन आई सिंबलिज्म है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो मेजॉरिटी हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी जो बड़ी बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के मालिक जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे लिंक करते हैं सीक्रेट सोसाइटीज के साथ। और फ्री मेसनरी एक सीक्रेट सोसाइटी, एक स्कूल है जहां से आगे और सीक्रेट सोसाइटीज में लोग जाते हैं जो जिस काबिल होता है। अब बात करते हैं कि ये एजेंडा क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। बेसिकली राल्फ एपर्सन ने किताब लिखी थी 1989 में, और 1989 तक, उस वक्त तक किसी को पता भी नहीं था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये क्या है। ये एंटी क्राइस्ट, मुखालफे मसीह की बादशाहत है। और बहुत ही साफ अल्फाज में आपको अगर बताऊं तो ये इस तरह से है कि जो कुछ भी निजाम खुदा ने बनाया है उसको उल्टा करना है, उसके खिलाफ जो है एक बादशाहत को कायम करना, एक रूल को कायम करना, एक लॉ को कायम करना, उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या क्या होगा इसके बारे में राल्फ एपर्सन ने एक समरी जो है वो दी हुई थी। आप अगर इसको पढ़ लें तो यहां पर जो फैमिली है, फैमिली के अंदर उन्होंने लिखा था, सबसे लास्ट लाइन आपके लिए पढ़ता हूं, यहां पर उन्होंने लिखा है मोनोगमस मैरिजेस जो है वो फेज आउट हो जाएंगी स्लोली। तो मोनोगमस मैरिज क्या होती है? बेसिकली मोनोगमस मैरिज कहते हैं कि एक आदमी एक औरत के साथ निकाह करता है, शादी करता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो सारी जिंदगी उसके साथ जो है वो फेथफुल रहेगा। इस मोनोगमस से पहले होती थी पॉलीगेमी। पॉलीगेमी जो है वो बेसिकली एक आदमी जो है वो एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी करता था, और अभी भी पॉलीगेमी होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। पहले हर माशरे में हर जगह पॉलीगेमी हुआ करती थी, अब जो है वो मोनोगमस मैरिज जो है वो ज्यादा चलती है। लेकिन
ये भी आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट कर देना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे आएगा, जो कि आने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे ही आएगा, मैरिज जो है वो पुरानी बात हो जाएगी। जो औरतें हैं उनको घर बनाने वाला नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनको जॉब्स दी जाएंगी ताकि वो घर ना बनाएं। अब घर बनाने से मतलब ये नहीं कि अपना मकान बना लें, घर बनाने का मतलब ये है कि बच्चों को पालें, उनकी तालीम के ऊपर गौर करें, उनको उनकी नशो नुमा करें, ये चीजें ना करें, बल्कि औरत जो है वो कैरियर ओरिएंटेड हो जाए और वो कहे जी कि मैं जॉब करूं या मैं बच्चे पालूं, तो वो सोचेगी कि जी मैं पैसा ही कमाती हूं, छोड़ो बच्चों को मारो गोला। तो ये हो रहा है आज, और आगे चलकर जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से आ जाएगा, एंटी क्राइस्ट की बादशाहत जब होगी, तो तब जो शादी है वो बिल्कुल एक पुरानी बात हो जाएगी। जैसे आज पॉलीगैमी को एक बुरा समझा जाता है या लोग समझते हैं कि जी पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, इसी तरह आज जो मैरिज है इसको बुरा समझा जाएगा और लोग कहेंगे लिव इन रिलेशनशिप में रहो। अब जो बात मलाला यूसुफजई कह रही है, इसको पता भी नहीं होगा कि इसने इतनी बड़ी बात कह दी और इसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। ये ना सिर्फ मलाला यूसुफजई के खानदान के लिए शर्म की बात है, बल्कि पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है, बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी टीन एज या बच्चियां हैं उनके लिए शर्म की बात है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि आदमी का कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान हमेशा औरत का होता है। जो भी इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा वो इसके साथ जना करेगा, इसके साथ सोएगा, जो भी करेगा, अगर कल को इसका बच्चा पैदा हो जाता है तो वो शख्स तो निकल जाएगा, क्योंकि उसने इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने इसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं की, वो सिर्फ इसके साथ एज ए फ्रेंड रह रहा था। कल को वो जो बच्चा है वो इसके ऊपर पड़ेगा, वो औरत के पास ही रहता है। मर्द कभी भी बच्चा लेकर नहीं जाता है, मर्द हमेशा भाग जाता है। तो खुदा का जो एक कानून बनाया, जो खुदा ने बनाया, अगर हम आदम और हवा को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला रिश्ता इस दुनिया के ऊपर शादी का था, मियां बीबी का था, और खुदा ने उनको बरकत दी और आगे औलाद पैदा होती है, और उसके बाद हम जो है वो सारी दुनिया में आज फैले हुए हैं। लिव इन रिलेशनशिप जिना इस तरह से है क्योंकि खुदा ने 10 हुक्म जो हैं वो दिए थे हजरत मूसा को, और उन्होंने कहा था उसमें से एक हुक्म था कि जिना ना करना। अब जिना जो है वो बेसिकली उस रिलेशनशिप को कहा जाता है जो कि जायज नहीं है। जायज कौन सा रिलेशनशिप है? वो जायज रिलेशनशिप है जिसको कुछ लोगों की मौजूदगी में होते हुए इकरार करना और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कि ये मैं इसके साथ सारी जिंदगी रहूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसको शेल्टर दूंगा, अपना पैसा इसके साथ शेयर करूंगा, हर एक चीज इसके साथ शेयर करूंगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ना सिर्फ अदालती लेवल पर माना जाता है बल्कि रिलीजियस लेवल पर खुदा के साथ जो है हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खुदा को बीच में बनाते हैं अपना गवाह। अच्छा, अब ये जो बात मलाला यूसुफजई ने की है उसके बाद मुफ्ती पोपलजई हैं, उन्होंने जी कहा है, डिमांड की है एक्सप्लेनेशन इनके फादर से, और इनके फादर का कहना है कि जी इनकी बातों को ट्विस्ट करके जो है वो बताया जा रहा है, जबकि ये झूठ है, ये फ्रॉड है। इनके बाप जो है वो बस अब मलाला यूसुफजई की बात को दूसरा रंग देना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने जो बातें की हैं बिल्कुल साफ साफ हैं और वो समझने वालों को समझ आ रही हैं। ये एजेंडा ये है कि नई नस्ल जो है उसको तबाह करना है, उसको इस साइड पर लगाना है कि सिर्फ जिंदगी जियो, एंजॉय करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इनको ये नहीं पता कि जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है, इंसान जब जवान होता है उसको लगता है कि सारी उम्र मेरे साथ यही रहेगा, मैं इसी तरह के एनर्जेटिक रहूंगा, मैं सब काम खुद ही कर सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे इंसान 60 साल को पहुंचता है, 70 साल को पहुंचता है, तो उसके अंदर उसकी हड्डियों में वो जान नहीं होती है। उसके बाद उसको जरूरत पड़ती है अपने बच्चों की, उसको जरूरत पड़ती है अपने पार्टनर की, और जब बच्चे भी छोड़ जाते हैं, एक वक्त आता है कि बच्चे भी आपको छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, सिर्फ आपका पार्टनर जो होता है वो लास्ट तक आपके साथ रहता है। और अगर आप इस रिश्ते को, इसकी पाकीज़गी को, इसकी खूबसूरती को नहीं समझते तो प्लीज आप इस तरह के बयानात ना दें, क्योंकि पहले आप सीखें, आप जाकर पहले थोड़ी तालीम लें, आप समझें इन चीजों को, उसके बाद आप ये बातें करें, तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आपके पीछे, इसके पीछे कोई रिसर्च है। इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बगैरती है। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हर वो चीज, बुरी चीज जो कि खुदा के कलाम में बुरी है, उसको अच्छा किया जाएगा और जो अच्छी है उसको बुरा माना जाएगा। तो अब आपके सामने है कि पहले जो सदूम और अमूरा हालात थे, जिस तरह के हम जिन्स परस्त लोग थे, उसी तरह के लोग जो हैं अब आपको मिल रहे हैं दुनिया के अंदर, और इसको प्राइड का नाम दिया गया, यानी कि इनको फख्र है इसके ऊपर, इनको बहुत फख्र महसूस होता है कि अपने आप को कहना कि हम जिन्स हैं हम। मैंने शुरू में कहा था कि मलाला यूसुफजई जो है वो इनके इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक CIA की एक टर्म है, उसको कहते हैं MK अल्ट्रा
माइंड प्रोग्रामिंग इनकी क्या की जाती है, बेसिकली जो लीडर्स होते हैं उनको ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनको ऐसा लिटरेचर दिया जाता है, उनको ऐसी जगहों पर लेके जाया जाता है जिससे उनकी माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो इस तरह से कर दी जाती है कि वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि वो उनके इन्फ्लुएंस में है, लेकिन वो उनके इन्फ्लुएंस में होते हैं। और इसकी प्राइम एग्जाम्पल जो है, जो सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है, वो डिज्नी का पैटर्न है। आप देख लीजिए ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ क्या हुआ, आप क्रिस्टीना एगुलेरा को देख लें, और जितने भी इनके स्टार्स हैं डिज्नी के उनको देख लें। पहले वो बच्चियां आती हैं मासूम सी, उनका बड़े अच्छे उनके प्लेस बनाए जाते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे देखते हैं और उनसे अच्छी बातें सीखते हैं। लेकिन जैसे ही वो जवान होती हैं, माइली साइरस आपके सामने एक बहुत बड़ा आप कह सकते एग्जाम्पल है, हैना मोंटाना। आप देखिए हैना मोंटाना जब तक वो बच्ची थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो जवान होती उसने सारे कपड़े उतार दिए। अब ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। अब वो बच्चे जो कि माइली साइरस को हैना मोंटाना से फॉलो करते रहे, वो भी उसके साथ साथ जवान हो रही हैं। और जब वो जवान हुए तो वो माइली साइरस को अपना आइकन समझते हैं, उसको समझते हैं अपना रोल मॉडल। तो जो कुछ वो करेगी वही सब कुछ वो बच्चे भी करेंगे। इसीलिए आज दुनिया के अंदर बेरा रवि है और खुदा से दूर हैं बच्चे, और सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे बच्चे जा रहे हैं। उनको इस चीज का लॉजिक ही नहीं पता कि आगे जिंदगी में उन्होंने की जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो मेरे ख्याल से मलाला यूसुफजई के इस बयान के बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मलाला यूसुफजई ने ऐसा कह दिया, ये हो गया वो हो गया। हमें ये इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वक्त की जरूरत है कि अपनी यंग जनरेशन जो है उसको एतमाद में लेने की जरूरत है, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन को लगता है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, हमें हर चीज से मना किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। जब तक हम उनको एतमाद में लेकर उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि बेटे आपको इस चीज से क्यों रोका जा रहा है, तब तक उनको इन चीजों की समझ नहीं आनी है। इसलिए जरूरत है कि उनका एतमाद जीता जाए, सिर्फ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाएं, बल्कि जो चीजें आप उनको बता रहे हैं उनका रिवॉर्ड भी उनको कुछ ना कुछ दें, ताकि उनको महसूस हो कि ये वाला काम गलत है क्योंकि इसमें जो है वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये वाला काम सही है, इसमें रिवॉर्ड मिलता है, इसमें एप्रिसिएशन मिलती है, इसमें हमें प्यार मिलता है, माँ बाप जो है हम पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये चीजें मुझे ख्याल से वक्त की जरूरत है कि अपनी अगली नस्ल को अगर बचाना है तो यंग जनरेशन का एतमाद जीतना पड़ेगा।